बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट माजबीन एमन। आज हम बात करेंगे ऐसे के बारे में। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज विद एमन। अच्छा जी, आज हम ऐसे को तो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से हमारे रहते हैं कुछ 2-3 पॉइंट्स, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपको जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे अपना इंस्टाग्राम भी शेयर कर दूँगी, आप मुझे वहाँ पे भी पर्सनल डीएम कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, ऐसे जो है ना वो मैंने मल्टीपल अकेडमीज़ से सीखा है। जो ऐसे का स्ट्रक्चर है वो सर ज़ाहिद अरसलान ज़ाहिद से सीखा है। तो मैंने ओवल टाइम में भी उसके बाद अपने मॉक्स वगैरह भी दिए हैं, चेक भी करवाया अपना ऐसे। दूसरा, मैंने जो है मैम फ़ातिमा बतूल को भी चेक करवाया, लीडर्स की मैम जो हैं उनको। और नेशनल अकेडमी जो है ना इस्लामाबाद की, नोवा नेशनल ऑफिसर अकेडमी, उसको भी मैंने वहाँ पे भी चेक करवाया हुए अपने एसेस वगैरह। तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो तो सब टीचर्स ने कभी भी किसी भी टीचर्स ने गलत नहीं किया, मीन्स तो सब टीचर्स उसको ऑथेंटिक मानते हैं। तो आपको मैं स्ट्रक्चर जो पढ़ाऊंगी वो बिल्कुल ठीक होगा। बाकी नॉलेज जो है वो मटेरियल आपने कहाँ से लेना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें जो है आपको डे बाय डे और फर्दर मैं आपको बताती चली जाऊंगी। चलो तो हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी थीसिस स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे आ जाता है इंट्रोडक्शन, तीसरे नंबर पे आ जाता है कंक्लूजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन को, सॉरी थीसिस स्टेटमेंट को। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट है तो उसमें हम सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। थीसिस स्टेटमेंट में अच्छा, जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू राइट इन आउटलाइन, मीन्स कि आउटलाइन में हम थीसिस स्टेटमेंट को आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं लिख लें, कुछ नहीं लिखते हो ना लिखें। अच्छा, जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तो मैंने अपने ऑब्वियसली आपकी साइड में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आप मुसलसल अपने पेपर की तरफ भी नहीं देख रहे थे। चीटिंग के लिए आप दूसरे पेपर में नहीं देखते, लेकिन कुछ आप शायद ये देखना चाह रहे होते, मोटिवेशन लेना चाह रहे होते हैं, इसलिए आप देख रहे होते हैं। रिमेंबर, जब मैंने आउटलाइन बनानी शुरू की तो मेरे इक्वल पे एक लड़का बैठा था और उसने आउटलाइन ही नहीं लिखी थी। सो द थिंग इज़, कुछ बच्चे जब आउटलाइन ही नहीं लिखते, थीसिस स्टेटमेंट तो बहुत दूर रह जाती है। तो ये जो है ना था, आउटलाइन ना लिखना बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। और शायद ऐसे में फेलियर की एक रीज़न ये भी हो कि आप आउटलाइन नहीं लिखते, क्योंकि आपको आउटलाइन लिखनी चाहिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है। खैर, हम बात करें थीसिस स्टेटमेंट की। थीसिस स्टेटमेंट जो है ये आउटलाइन में लिखना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहें तो लिख लें। लेकिन वैसे प्रेफर जो टीचर्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा टीचर्स ये प्रेफर करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन या नहीं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों में आप थीसिस स्टेटमेंट को लिखें, लाजमी है। अच्छा जी, तो थीसिस स्टेटमेंट होती है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसको आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मस्ट लिखना है। दूसरा हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमेशा जेनेरिक होती है। थीसिस स्टेटमेंट आप किसी पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं करते, आप हमेशा जेनेरिक लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल, कोई भी टॉपिक है, आप रीजनल डायनामिक्स पे लिख रहे हैं तो उसका आप जेनेरिक वे में सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रीजन डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इसको लेकर कोई भी आपका ऐसे आ जाता है, किसी भी पॉइंट को, ग्लोबलाइजेशन को लेकर आ जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपका ऐसे आता है, तो आप उसको जेनेरिक वे में अपने थीसिस स्टेटमेंट को लिखते हैं। आप किसी भी पॉइंट, किसी एक पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं करते। तीसरी चीज़ आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट में कि ये हमेशा 2 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होती है, एक सेंटेंस पे मुश्तमिल नहीं होती। आपने हमेशा 2 सेंटेंस लिखने हैं थीसिस स्टेटमेंट के, एक सेंटेंस नहीं लिखना। ठीक हो गया? और ना ही कोशिश करें कि 2 से ऊपर भी ना जाए आपके। 2 सेंटेंस लिखे हैं, डिपेंड्स ऑन, वो आपके 3 लाइन्स पे जाता है, आपका एक सेंटेंस 4 लाइन पे जाता है, लेकिन आपने सेंटेंस 2 लिखने हैं। और एक सेंटेंस मीन्स कि जहाँ आपने डॉट लगा दिया वो आपका एक सेंटेंस खत्म हो गया। वहाँ से आप दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे और 2 सेंटेंस पे आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को लिखेंगे, कंक्लूजन में भी और इंट्रोडक्शन में भी। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन पे आ जाता है कि इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि इंट्रोडक्शन 10% होता है आपके एस्से का। जो यानी कि आप अगर 2000 वर्ड्स का लिख रहे हैं ऐसे, तो उसमें 10% आपका इंट्रोडक्शन होगा, मीन्स कि आप उसको 10 पे डिवाइड करें 2000 को, तो ये बनते हैं 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक हो गया? पहली चीज़ आ गई इंट्रोडक्शन में। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप अनफोल्ड करते हैं अपने टॉपिक को जनरल आर्गुमेंट के साथ या जनरल स्टेटमेंट के साथ। यानी आप इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं तो हमेशा वो एक डेफिनेशन होगी या कोई कोटेशन होगी या कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होगा, कोई आप मतलब डेट शीट मेंशन करके कुछ चीज़ लिखना चाह रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आपने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ पढ़ी, आप उसको लिखना चाह रहे हैं, तो हमेशा स्टार्ट जो लेंगे ना आप इंट्रोडक्शन का, वो किसी बहुत
आला सी चीज़ से लेंगे, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप चीज़ को लिखेंगे, जो आपको पूरे ऐसे में सबसे अच्छी चीज़ आपके माइंड में चल रही है ना, आपने उससे स्टार्ट लेना इंट्रोडक्शन का। और तो दूसरा, कोशिश करें कि मिड में जाकर ना आप लिखें थीसिस स्टेटमेंट को, थोड़ा-सा हाइलाइट करके लिख दें उसको। ठीक हो गया? तीसरा चीज़ इसमें आ जाती है तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन जो होती है ना, वो ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन होती है, यानी कि आपने अगर 3 हेडिंग्स बनाई हैं, उन 3 हेडिंग्स में आपने 5-5 या 6-6 सब हेडिंग्स बनाई हैं, तो आपने उन सब हेडिंग्स को, जो सब हेडिंग्स है उसमें से आपने एक हेडिंग के जो 6 सब हेडिंग्स है उनमें से आपने 2 सब हेडिंग्स उठा ली। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो हेडिंग है उसमें से 2 सब हेडिंग उठा ली, उसके बाद अगले में से 2 सब हेडिंग्स उठा ली। ऐसे आपने हमेशा आप ग्लिम्पसेस ऑफ सब हेडिंग्स जो है ना वो लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। आपने सारा मतलब कि वो पूरा जो एसे है ना उसके क्रक्स को आपने एक इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। और ये 200 वर्ड्स का या 10% ऑफ योर एसे होता है। 200 वर्ड्स लास्ट में नहीं है, अगर आप 1800 वर्ड्स लिख रहे हैं पूरे एसे के तो वो 180 वर्ड्स बनते हैं। तो डिपेंड्स ऑन। और जो पैराग्राफ दूसरा एक बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं वो आपका 100 वर्ड का एक पैराग्राफ होता है। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाते हैं जी हमारी तीसरी बात, तीसरी नहीं 3 हो गई हैं। चौथी चीज़ ये है कि हम समराइज़ करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऐसे, वही बात होगी ना ग्लिम्पसेस ऑफ ऐसे। ठीक हो गया? मेन जो है इसमें इंट्रोडक्शन में ये 3 से 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इंट्रोडक्शन 10% होता है आपके ऐसे का, दूसरा थीसिस स्टेटमेंट आप इसी में मेंशन करते हैं, तीसरा और तीसरी जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप अनफोल्ड करते हैं टॉपिक को विद जर्नल आर्गुमेंट, डेफिनेशन, कोटेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट वगैरह से। और चौथी चीज़ इसमें आ जाती है कि आप ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन जो ना वो लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हम जो है ना मेन 2 से 3 चीज़ों को देखते हैं। कंक्लूजन में सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो होती है कि हम रीफ्रेज़ करते हैं थीसिस स्टेटमेंट को। एक तो कंक्लूजन में जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है इंट्रोडक्शन वाली, उसको हम एज़ इट इज़ उठाकर कंक्लूजन में लिखते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि आपसे अगर वे फॉरवर्ड्स अगर किसी ऐसे में नहीं पूछे गए तो आप कंक्लूजन में 1-2 वे फॉरवर्ड्स जो है ना वो लिख सकते हैं, इनका सॉल्यूशन वगैरह दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन, अगर आप लिखना चाहते हैं हम लिख भी सकते हैं, कोई इश्यू भी नहीं है उसपे। लेकिन जो है कंक्लूजन जो होता है, दूसरी चीज़ जो कंक्लूजन में आ जाती है, मेन पॉइंट जो आ जाता है कंक्लूजन का, कि ये आपका जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं ना उसका भी हाफ होता है। जो इंट्रोडक्शन होता है वो डबल होता है आपके बॉडी पैराग्राफ से, और जो कंक्लूजन होता है वो आपके बॉडी पैराग्राफ का हाफ होता है। यानी कि आप अगर 100 वर्ड का एक बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसका कंक्लूजन जो लिखते हैं वो आपका 50 वर्ड्स पे होता है। कंक्लूजन उससे ज़्यादा हाफ हो जाता है। ठीक हो गया? दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि हम हमेशा कंक्लूजन को वाइंड अप करते हैं जर्नल आर्गुमेंट पे। हम कंक्लूजन में कोई भी एक क्वेश्चन वगैरह नहीं छोड़ कर जाते। ठीक है? एक हम प्रॉपर नोट पर उसको एंड करते हैं कंक्लूजन को ऐसे के। तो हमारा कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ऐसे की, और इसको हम जितना बेहतर से बेहतरीन लिख सकते हैं उतना हमारे ऐसे में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे टीचर्स भी कुछ ये बात कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी ये बात कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये तीनों चीज़ें जो हैं एग्जामिनर्स जो होते हैं वो चेक करते हैं, और मे बी वो बाकी बॉडी पैराग्राफ वगैरह चेक नहीं करते। आई डोंट नो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, अल्लाह बेहतर जानता है या वो जानते हैं। बट द थिंग इज़ के ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपको इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आप जो इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, या जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर ज़रूर की जाती है ऐसे की, और इसको आप जितनी इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा इसको बेहतरीन तरीके से लिख सकेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद हम आखिरी बात, कि जो भी आपको इश्यू किसी भी चीज़ में आ रहा है आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में मज़ीद टॉपिक्स को देखेंगे। दूसरा, हम ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे, इसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, इंट्रोडक्शन की करेंगे, कंक्लूजन की करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा, हम बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम सीएसएस में पहला स्टेप कैसे ले सकते हैं, यानी कि इनिशिएटिव कैसे ले सकते हैं हम सीएसएस में, यानी कि जब एक बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो स्टार्ट कैसे ले।
सबसे पहले तो क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, तो वो चीज़ें ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम उस पे ज़रूर फ़ोकस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।